इन ढेर सारी खबरों के बीच सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां बीरभूम में हिंसा को लेकर घमासान मचा हुआ है। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीरभूम पहुंची और हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ममता ने रोते हुए व्यक्ति के आंसू भी पहुंचे और पानी भी पिलाया। ममता ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही आग में जले घरों को सुधारने के लिए 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा हिंसा में मरने वाले लोगों के परिजनों को नौकरी भी दी जाएगी। ममता ने कहा कि बीरभूम हिंसा के पीड़ितों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाएगा। যাদের ঘর বাড়িগুলো পুড়ে গেছে পুরো ইমিডিয়েট তাদের ডিএম কোথায় ইমিডিয়েট তাদের 1 লাখ টাকা করে দেবেন, তারা যাতে ঘর বাড়িগুলো সারাতে পারে। আজকেই দেবেন, আপনি নিয়েছেন তো? দরকার হলে আরো 1 করে দিয়ে দিতে হবে বাড়িগুলো যেগুলো পুড়ে গেছে আর কি। এক যদি না হয় 2 করে দেবো। আরে বললাম তো, না না আমি এখনো বলছি এটার পেছনে বড় ঘটনা আছে। একজনকে খুন করলো, তারপরে বাড়িতে আগুন লাগালো। এটা পুলিশ সমস্ত অ্যাঙ্গেল দেখবে যে এর মধ্যে কারা কারা আছে এবং শুধুমাত্র লোকালি হয়েছে না বাইরের লোক এসছে, টোটাল অ্যাঙ্গেল পুলিশ দেখবে। আমি এ ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করবো না। না না পাড়ায় যারা ছিল সবাইকে ফিরিয়ে আনবে। वहीं बीरभूम हिंसा पर टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने गृह मंत्री से बंगाल के राज्यपाल को हटाने की मांग की है। ये जो गवर्नर है हमारे पश्चिम बंगाल के, उनका जो पदक्षेप, उनका जो स्टैंड, वो फेडरल स्ट्रक्चर को साथ नहीं जाते। इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ही इज टेकिंग। ही इज टू बी विथड्रॉन, ही इज टू बी कॉल्ड बैक। नहीं तो फेडरल स्ट्रक्चर में इसी तरह से एक गवर्नर को साथ काम करना मुश्किल होता है कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट का। बीरभूम हिंसा को लेकर इधर राजनीति भी गर्म हो चली है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, तो कांग्रेस भी पूरे मामले की जांच बड़े स्तर पर कराए जाने की मांग कर रही है और आरोप प्रत्यारोपों का दौर यहां पर गर्म है। तो आज बीरभूम की हिंसा पर ही होगी बात आवाज अड्डा में। बीरभूम हिंसा गुनाहगार आखिर कौन है? 5:57 पर और क्यों इतनी रक्त रंजित है बंगाल की राजनीति, उस पर करेंगे विशेष चर्चा। जरूर जुड़िएगा आज शाम को 5:57 पर आवाज अड्डा में। अब रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। आज यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का 1 महीना पूरा हो गया है। जंग ने यूक्रेन के शहरों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा रिफ्यूजी संकट भी इस वक्त सामने है। वहीं जंग थमने के अभी कोई हालात नहीं दिख रहे हैं। यहां तक कि रूस अभी भी परमाणु हमले की चेतावनी या कहें धमकियां दे रहा है। इस बीच नाटो की इमरजेंसी मीटिंग में आज बाइडेन शामिल हो रहे हैं। इससे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी संबोधित करने वाले हैं। वहीं जेलेंस्की ने आज दुनिया से अपील की है कि वो रूस के आक्रमण के खिलाफ सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन को युद्ध अपराधी बता चुके हैं। इधर यूक्रेन पर हमले के बाद रूस से एग्जिट करने के फैसले को ब्रिटिश पेट्रोलियम के ग्लोबल सीईओ बर्नार्ड लूनी ने सही ठहराया। सीएनबीसी टीवी 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बर्नार्ड लूनी ने कहा कि बीपी रोजनेफ्ट में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और ज्वाइंट वेंचर से बाहर निकलेगी। लूनी ने भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कंपनी आरआईएल के साथ मिलकर हाइड्रोजन और सोलर मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ट्रैक पर है। साथ ही बीपी इलेक्ट्रिफिकेशन कारोबार में भारी निवेश करेगी। When the invasion happened, we moved incredibly swiftly. In fact, within 96 hours, as you say, BP as a board and as a company had made a decision that it could not continue operations in Rosneft in Russia. And the reason for that was because we simply didn't think it was the right thing, and we simply thought it was not the right thing for our shareholders. So we moved incredibly swiftly when that happened. One of the first companies, I think, to do so. What we've said is that we're going to exit our shareholding in Rosneft and in our joint ventures. We've made that very, very clear.
India will lean in and through its enormous scale solve its own challenges. Secondly, however, which is where I get really excited, I think India then has the potential to use that experience and capability and skills that it is and will learn over the coming years and export that throughout the world. I believe the energy transition is happening in the world. And I believe what we want to have happen is that it's an Indian accent that we hear in every center of the world as this transition really gains speed and scale. And that's what can happen here. And it can happen because it's India, because you've got the scale, because you've got the ambition, and because you've got the supporting policies. और अब बात करेंगे बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में आज सुबह से ही उठापटक देखने को मिली, लेकिन अंत में बाजार की फ्लैट क्लोजिंग हुई। निफ्टी 17,200 अंकों के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। हालांकि खराब ग्लोबल संकेतों से निफ्टी बैंक पर दबाव दिखा और ये 600 पॉइंट से ज्यादा टूटा। आज के कारोबार में बैंक के अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो शेयरों में दबाव रहा। वहीं ऑयल एंड गैस, आईटी और मेटल शेयरों ने बाजार को सहारा दिया। नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी का मानना है कि बाजार में गिरावट और बढ़ने का खतरा है। महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से आगे दबाव दिख सकता है। मुझे लगता है कि मार्केट में गिरावट कंप्लीट नहीं हुई है। उसकी वजह है कि अभी भी जो आपने देखा होगा, यूएस फेडरल रिजर्व ने बताया कि 6 और रेट हाइक्स आनी है। और जिस तरह से महंगाई अमेरिका में जो बढ़ चुकी है, 40 ईयर हाई में महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि मई में जो जब अगली फेड की मीटिंग होगी, उसमें मुझे लगता है 25 बेसिस पॉइंट्स नहीं, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ावा आ सकता है। मेरा ये कहना है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि एफआई का जो सेलिंग है शायद वापस पिकअप करेगा। मुझे वही डर है। जो महंगाई बढ़ रही है, स्टील है, सीमेंट है, हर एक रॉ मटेरियल। मैं 2 दिन पहले एक साउथ बेस्ड फर्टिलाइजर कंपनी से बात कर रहा था। उन्होंने भी बताया कि हर एक जो उनका रॉ मटेरियल इनपुट है, इट्स एनीवेयर फ्रॉम 50 से 80% पिछले 12 महीनों में उनकी दे बिकम मोर एक्सपेंसिव। सो ये मेरा कहने का ये कि मुझे लगता है कि दी महंगाई और जो रॉ मटेरियल इनपुट इम्पैक्ट जो आ रहा है वो सिर्फ ऑटो में नहीं आ रहा है, सीमेंट है, टेक्सटाइल्स है, कॉटन के भी भाव आर अप एनीवेयर फ्रॉम 100 to 120%, तो वो भी बढ़ गया है। केमिकल्स में देखो, एग्री इनपुट्स में देखो, मतलब हर एक क्षेत्र में ये इम्पैक्ट आ ही रहा है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो अपने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स है, दैट मीन्स 4th quarter FY22, उस पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन इससे और बिगड़ा हुआ इम्पैक्ट आएगा 1st quarter FY23। बाबा रामदेव ने आज रुचि सोया के एफपीओ का आम आदमी के लिए खुलने का एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी समृद्धि के रास्ते पर और आगे बढ़ सकता है। वहीं रामदेव ने यह भी कहा कि रुचि सोया को पतंजलि के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फ्रूट ब्रांड बनाएंगे। लोगों में कंफ्यूजन ना हो कि क्या पतंजलि में रहेगा, क्या रुचि सोया में रहेगा, तो हमने ये निर्णय किया कि पतंजलि का पूरा फूड पोर्टफोलियो, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप सब जानते हो कि इस देश के अंदर मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाइए और पतंजलि घी से लेकर के खाद्य उत्पाद अपने घर में लेके आइए। ये पूरे देश के अंदर ये टैगलाइन हमने चलाई और घी से लेकर के च्यवनप्राश, हनी से लेकर के नए कीर्तिमान हमने फूड सेक्टर में बनाए। और एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फूड पोर्टफोलियो पतंजलि के पास है, जिसमें अभी निकट भविष्य में वो पूरी तरह से एक बिजनेस ट्रांसफर का जो तौर तरीका होता है उसके अंतर्गत हम उसमें डालेंगे। तो रुचि सोया अब फूड की, देश ही नहीं दुनिया की, रुचि सोया फूड और एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी कंपनी बने, सबसे बड़ा ब्रांड बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और यह कीर्तिमान बनेगा। तो रुचि सोया का एफपीओ आज से पब्लिक निवेश के लिए खुल गया है और ये 28 मार्च को बंद होगा। एफपीओ का प्राइस बैंड 615 से 650 रुपए प्रति शेयर है। डिटेल के लिए हमारे साथ है सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, थोड़ा विस्तार से बताएं और क्या यहाँ सलाह दी जा रही है निवेश के लिए?
देखिए 23 मार्च सन 2020 जबकि भारतीय बाजारों में एक जोरदार बिकवाली देखने को मिली थी और लगातार वो बिकवाली पिछले एक हफ्ते चली रही थी। उस बिकवाली का थमने का दिन था जहां से एक बाजार ने रफ्तार पकड़ी और एक बढ़िया रिटर्न आते हुए दिखाई पड़े। 2 साल इस लॉकडाउन को लग चुके हैं। वो लॉकडाउन का दिन जबकि 21 दिनों के लिए देश बंद हुआ था और उसमें महज 500 कोरोना केसेस में ऐसी स्थितियां बन गई थी, घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं था। और उन स्थितियों के बीच में भारतीय बाजार अपने गोते लगाते हुए दिखाई पड़ा। उस दिन वो ऐसा दिन था जबकि शुरुआती कारोबार में ही मार्केट्स में एक लोअर सर्किट और उसके बाद जब बाजार खुला तो भी बिकवाली के साथ ही करीब 12-13% के दबाव के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 45 मिनट का ट्रेडिंग हॉल्ट और उसके बाद मार्केट्स में प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन वहां से जो स्थितियां बदली वो बिल्कुल उलट हो चुकी थी। जैसे आपके सामने कुछ आंकड़े आएंगे। निफ्टी में 120% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला तब से लेकर अब तक। सेंसेक्स भी करीब 125% चला। मिड कैप इंडेक्स पौने 200%, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 200% का एक शानदार रिटर्न और निफ्टी बैंक भी 110% के आसपास की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ना केवल ये बल्कि कुछ मल्टीबैगर आपकी स्क्रीन पर टीटीएमएल की शानदार तेजी, सबको पता है किस तरह से एक तरफा सर्किट से लगाया। तानला सॉल्यूशंस, सीजी पावर, अदानी टोटल, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। इंटेलेक्ट डिजाइन, ट्राइडेंट, मास्टेक, केपीआईटी करीब 1400 से लेकर 1600% तक का रिटर्न इन सब में देखने को मिला। अदानी समूह के सभी शेयर, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांस, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने फिनोमिनल रिटर्न दिए और टाटा एलेक्सी में भी बढ़िया रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। ना केवल ये बल्कि कुछ ऐसे नाम भी थे जिन्होंने मिनिमम 1000% के आसपास का रिटर्न दिया। गुजरात फ्लूरो, जेएसएल, बीएससी, परसिस्टेंट सिस्टम, ये कुछ ऐसे नाम 900 से 1000% तक का मूव। लॉरस लैब की एक तरफा तेजी, बिरला सॉफ्ट के ऑल टाइम हाइज, लिंडे इंडिया का एक बढ़िया परफॉर्मेंस और टाटा पावर की एक शानदार तेजी। ये हम सब ने देखी किस तरह से 1000%, 500 से 600% के आसपास रिटर्न यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। टाटा मोटर्स डबल डिजिट से 3 डिजिट, डिक्सन, दीपक नाइट्राइट करीब 600% तक के रिटर्न यहां आते हुए दिखाई पड़े। और आखिरी में वेदांता और बलरामपुर चीनी ऐसे नाम जो ये करीब 500 से 550% तक चलते हुए दिखाई पड़े। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी शेयर थे जिन्होंने इस पूरी तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छे नाम होने के चलते, अच्छे कारोबार होने के चलते भी वो उसी भाव के आसपास लौट के आ गए। जॉनसन कंट्रोल हिताची 7% नीचे, आरबीएल बैंक करीब 5% नीचे, वर्लपूल मल्टीनेशनल जायंट करीब 5% नीचे उस भाव से जो कि उस दिन के आसपास था। महानगर गैस 10% चला। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी मेजर और एक दिग्गज कंपनियों के बावजूद महज साहब 6% के आसपास रिटर्न। एचडीएफसी ग्रुप से एचडीएफसी एएमसी, दिलीप बिल्डकॉन 740 के आसपास के हाइज और वापस घूम के उन्हीं लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसा फिनोमिनल रिटर्न कई सारी कंपनियों ने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी कंपनियां रहीं जिन्होंने रिटर्न नहीं दिया। लेकिन हां, इस पूरी तेजी में एक चीज जरूर सीखने को मिली कि बाजार में अगर आप पेशेंस रखेंगे तो शायद बढ़िया रिटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, तो ये सुमित बता रहे थे कि आज का दिन किस तरह इतिहास में दर्ज हुआ। ठीक 2 साल पहले 24 मार्च को वो दिन कभी भूला नहीं जा सकता। इसी दिन 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। हमने देखा था बाजार में भूचाल आया था, बाजार में बॉटम भी इसी दिन बना। लेकिन कोरोना की आपदा में बाजार में नए अवसर भी निकले, जैसा कि सुमित ने बताया। कई शेयर वॉरियर्स बन के उभरे और आज वो एक इतिहास बन चुका है और हम सबके सामने है। अब देश में जल्द ही क्यूआर कोड वाला इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। इससे भारतीय लाइसेंस को दूसरे देशों में लेकर जाने वालों के लिए काफी सहूलियत होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, कैसा होगा ये नया इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस? क्यूआर कोड जब जोड़ेंगे तो क्या फायदा होगा इसका? जी, दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नया प्रारूप जो है वो जारी किया है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का। दरअसल जो दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय हैं, जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ अगर उन्हें गाड़ी चलानी है तो उन्हें एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको इशू भारत सरकार ही करती है। भारत सरकार का सड़क परिवहन मंत्रालय ही करता है। लेकिन अब तक जिस तरह का फॉर्मेट उसका रहा है उसमें कई बार उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठते हैं, क्योंकि उसमें अब तक सिर्फ एक डायरी के फॉर्म में रहता था, उसमें कुछ हाथ से लिखी हुई चीज़ें रहती थी, जिसपे कई बार क्वेश्चन होता था। तो जो भारतीय बाहर रहते हैं, वहां ड्राइव करते हैं, उनको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो लोगों को उस ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में जो मंत्रालय है उसकी तरफ से एक सर्टिफिकेट भी लेके चलना पड़ता था। इन परेशानियों को दूर करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने जो पूरा डिजाइन है वो बदला है, काफी मॉडर्न डिजाइन बनाने की कोशिश की और साथ ही उसमें क्यूआर कोड भी डाला है। उस क्यूआर कोड में का जो लिंकेज होगा वो सीधे आप जैसे उस पर स्कैन करेंगे वो वाहन पोर्टल से जुड़ जाएगा और उस जो लाइसेंस होल्डर है उसकी पूरी जानकारी
उसके सामने आ जाएगी उसमें, तो इससे ऑथेंटिकेट करने में मदद मिलेगी। बाहर के देशों में जो भारतीय ड्राइव करना चाहते हैं उनको आसानी होनी करेगी। फिलहाल जो ये ड्राफ्ट है इस पर कमेंट मांगे गए हैं और 3 महीनों के अंदर इसको जो है ये फाइनल जो उसका डिजाइन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये अच्छी खबर है उन तमाम लोगों के लिए क्योंकि लाखों लोग बाहर में ड्राइव करते हैं और जो पुराना डिजाइन है वो लेके चल रहे थे वो अब बदलने जा रहा है। राइट, इससे काफी सहूलियत होगी। बहुत सारे देशों में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को मान्यता है, लेकिन जैसा आप बता रहे थे यहाँ पर रोहन की जिस तरह के फॉर्मेट में अभी मिलता है उससे बड़ी तकलीफें आती थी। अब नया फॉर्मेट काफी काम का होगा। और अब एक धमाकेदार खबर, और ये धमाका किया है महेंद्र सिंह धोनी ने। जी हाँ, उन्होंने एक बार फिर जोरदार सरप्राइज दिया है। आईपीएल शुरू होने से बस 2 दिन पहले धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। अब रविंद्र जडेजा टीम के नए कप्तान होंगे। ये 14 साल में पहली बार होगा कि सीएसके का कप्तान बदल रहा है। माही शुरू से ही सीएसके के कप्तान रहे हैं। धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने 4 बार आईपीएल का खिताब जीता है। उनकी कप्तानी में चेन्नई ने कुल 213 मैच खेले हैं, जिसमें से 130 मैचों में टीम विजय रही है। 14 सालों में बस 6 मैच ऐसे रहे हैं जिसमें धोनी नहीं थे और तब सुरेश रैना ने टीम की कमान संभाली थी। इस सीजन का पहला मैच 26 तारीख को चेन्नई और कोलकाता के बीच ही खेला जाना है। दिल्ली में चल रहे लैक्मे फैशन वीक में स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने अपने दमदार GT2 Pro से पर्दा उठाया है। इसमें 5000 mAh की दमदार बैटरी है और फोन आधे घंटे में ही फुल चार्ज हो जाता है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। स्क्रीन साइज 6.7 इंच LTPO एमोलेड डिस्प्ले सपोर्ट के साथ है। GT2 Pro की सबसे बड़ी खासियत ये नहीं है, इसमें लगा है इनोवेटिव एनवायरमेंट फ्रेंडली डिजाइन। ये दुनिया का पहला CTO 9.0 सर्टिफिकेशन के साथ आएगा। GT2 Pro पेपर बेस्ड टेक्नोलॉजी से लैस है और इसीलिए एक इको फ्रेंडली फोन है। यह स्मार्टफोन 7 अप्रैल को बाजार में लॉन्च होगा। इसकी कीमत 35,000 रुपए के करीब रह सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी दाम नहीं बताया है। राइट, तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट अगर आपको चाहिए और आप ऑन द मूव हैं तो आप चैनल तो देख ही सकते हैं लाइव, लेकिन आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह आपको लाइव और ताजा अपडेट्स लगातार